नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज के अखबार को हम लोग डिस्कस करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग सीख लिए होंगे कि अखबार से कैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। आज 18 जनवरी के न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। लगातार आप लोग टॉपर्स का इंटरव्यू भी सुन रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत मोटिवेटेड भी फील कर रहे होंगे कि इफ़ दे कैन डू इट यू कैन डू इट। आप मॉक इंटरव्यू में देखिए या और भी जगह देखेंगे कि बहुत ही एवरेज कैंडिडेट निकाल रहा है। बस एक युद्ध की स्थिति है, एक समर की स्थिति है, कठोर कंपटीशन है। प्रतिदिन मेक श्योर करिए कि आप 6 घंटा पढ़ने की कोशिश बिल्कुल करें। आप 6 घंटा अगर आप प्रतिदिन पढ़ रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, दिस कैन बी डन वेरी इजली। 6 महीना 7 महीना का बात है। और रिश्तेदार का ताना क्या कहता है, वो दोस्त यार कमेंट क्या करता है, डोंट गिव अ डैम टू दिस। अरे युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा। तो दीपक की तरह अंधेरा से लड़ना है। जो आपको नापसंद करते हैं, ताना मारते हैं, उनसे लड़ना है और यही जीवन की सच्चाई है। और एक बार सफल हो गए तो लोग खोज खोज के आपसे रिश्तेदारी निकालेगा। देखो, इंडियन एक्सप्रेस है, इसमें लगातार तुम देखो कि रेड सी हमेशा न्यूज़ में रह रहा है ना। आपको पता है युद्ध चल रहा है और युद्ध में हाउथी है, हमस है, ये सब आप लोग को पहले बता चुके हैं। तो इनके कारण क्या है कि रेड सी वाला जो बेल्ट है उसको इन लोग चोक कर रहा है। रिबल्स जो हैं, हाउथीज रिबल्स हैं, हमास पैलेस्टीन का युद्ध चल रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड सी वाला क्या इशू चल रहा है भाई, पहले हमको रेड सी के बारे में कुछ बता दो। तो रेड सी के बारे में हम लोग इसको करते हैं। बाकी इस पेपर में, इस पेज में कोई भी इन्फॉर्मेशन काम का नहीं है, पर रेड सी लगातार न्यूज़ में है तो रेड सी को हम लोग आज अच्छे से करते हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हो जाए कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये क्लैरिटी होना चाहिए। और मेंस के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज बहुत अच्छे से करोगे एजुकेशन पर। देखो, ये रेड सी है। रेड सी का पहला हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन देश इसका बॉर्डरिंग देश है। उसके लिए एक कोड है, उस कोड का नाम है डेजी। डेजी नाम की कोई लड़की होगी, आप उसके नाम पर याद कर लीजिए। D फॉर जिबौती, E फॉर इजिप्ट, S फॉर सऊदी अरबिया, ये S फॉर सूडान, ये E फॉर इरिट्रिया और दिस Y फॉर यमन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जिबौती, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, सूडान, इरिट्रिया और Y फॉर यमन। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये आपका इरिट्रिया हो गया, ये आपका यमन हो गया, ये आपका जिबौती हो गया, ये आपका इजिप्ट हो गया, ये आपका सऊदी अरबिया हो गया। ठीक है, तो डेजी कोड से आप याद रखेंगे। ये आपका रेड सी है। रेड सी में आप यहां पे देखोगे कि बैब अल मंडब, स्ट्रेट ऑफ बैब अल मंडब है और यहां से रेड सी जो है कनेक्ट हो जा रहा है इंडियन ओशन से, गल्फ ऑफ अदान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी में गिर रहा है और वहां से वो इंडियन ओशन में कनेक्ट कर जा रहा है। इस फैक्ट को अगर आप याद रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। 2-3 चीज़ को और ध्यान में रखना। यहां पर चूंकि इजिप्ट की बात आई, अगर इजिप्ट की तुम बात करोगे तो इजिप्ट की राजधानी कहां है, तो राजधानी इजिप्ट की है कैरो। और यहां से स्वेज नहर निकलता है और स्वेज नहर मेडिटेरेनियन सी को हम लोग से कनेक्ट करता है, रेड सी और ऐसे करके फिर इंडियन ओशन में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो स्वेज नहर मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है किससे, रेड सी से। रेड सी के बाद यहाँ क्या है, बैब अल मंडब है, फिर गल्फ ऑफ एडन की खाड़ी में गिरता है जो कि पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन में फिर चला जाएगा। यहाँ तक अगर क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2-3 फैक्ट को हम लोग देखते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, राजधानी क्या है, कैरो। उससे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज है कि सबसे लंबा नदी कौन है, लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल है। जो लॉन्गेस्ट रिवर हम बोल रहे हैं तो हम इसको लेंथ में बोल रहे हैं। एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी से। तो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजन नदी है। तो याद रखना, लंबाई के दृष्टिकोण से नाइल है, वॉल्यूम के दृष्टिकोण से अमेजन है। मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो बहुत डेटा याद करने की जरूरत नहीं, तो 6695 किलोमीटर लंबी नाइल नदी है। तो थोड़ा सा हम लोग नाइल नदी के बारे में पढ़ लेते हैं कि नाइल बनता कैसे है, क्या होता है। तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान रहेंगी। देखो, एक होता है वाइट नाइल। वाइट नाइल यहाँ से निकला और यहाँ से ब्लू नाइल निकला।
ये जो स्पेस है यहाँ से ब्लू नाइल निकला। तो यहाँ पर ये जो एक लेक है, इस लेक का नाम है टाना लेक। और जो टाना लेक है किसका पार्ट है? इथोपिया का है। यहां से ब्लू नाइल निकला। याद रखना, ब्लू नाइल जो है ये नाइल का 60% पार्ट कंट्रीब्यूशन करता है। ये व्हाइट नाइल निकला। व्हाइट नाइल कहां से निकल रहा है? लेक विक्टोरिया से निकल रहा है। और व्हाइट नाइल यहां से जो निकला तो ये 40% कंट्रीब्यूट करेगा। और ये दोनों यहां पर मिलते हैं। यहां पर सूडान की राजधानी है, उस सूडान की राजधानी का नाम है खार्तूम। खार्तूम या यूएम भी है, लिखते हैं उसको। खार्तूम कैपिटल ऑफ सूडान है। यहां से ब्लू नाइल निकला टाना लेक से, विक्टोरिया से निकला व्हाइट नाइल। दोनों एक जगह पर मिलते हैं। उस जगह का नाम है खार्तूम। और जब खार्तूम से ये नदी आगे बढ़ती है तो ना इसको ब्लू नाइल बोलते हैं, ना इसको व्हाइट नाइल बोलते हैं, इसको केवल हम लोग नाइल नदी बोलते हैं। ये एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे कि देयर इज अ वेरी पैची रिलेशनशिप बिटवीन इथोपिया एंड इजिप्ट। क्यों पैची रिलेशनशिप है? इथोपिया क्या कर रहा है कि नाइल नदी पर एक डैम बना रहा है। उस डैम का नाम है ग्रेट रिनेसेंस डैम। जैसे यहां पर डैम बनाएगा तो पानी के प्रवाह को ब्लॉक कर देगा और 60% पानी इसका आता है, इसके नदी से निकलता है, टाना लेक से निकलता है। ये इजिप्ट क्या कर रहा है कि एक अस्वन डैम बना रहा है। अस्वन डैम अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस नदी पर बन रहा है तो नाइल नदी पर बन रहा है। तो अस्वन डैम इजिप्ट बना रहा है। ग्रेट रिनेसेंस डैम कौन बना रहा है? इथोपिया बना रहा है। और ये दोनों में बहुत ही पैची रिलेशनशिप है, क्योंकि ये पानी का जो प्रवाह है उसको प्रभावित कर रहे हैं और ये दोनों नदी जाकर मिलकर नाइल नदी बनाता है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको रखोगे तो फिर इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको बहुत कंफर्टेबली तुम टैकल कर सकते हो। अब और अखबार को एक्सटेंड हम लोग करते हैं। अब इस पेज में कुछ भी नहीं है। ये देखो राम मंदिर वाला है, इसमें कोई काम का नहीं है। पर हम लोग का क्या है कि फर्स्ट पेज को तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है ना। थोड़ा सा कुछ मसाला न्यूज़ भी मिले। अब यहाँ पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहा है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे होता है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये जो सर्वे होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। और देखो, अगर तुम एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन आया और प्रथम को तुमने कोट कर दिया, तुम्हारा आंसर बहुत सुंदर बन जाता है। इसको आज बहुत डिटेल में देखेंगे, मेंस के लिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि उसी के अंदर एएसईआर बनता है। ये 14 एक पहला तो रूरल सर्वे है। उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिटीजन सेंट्रिक है। जैसे हम आप एनजीओ को ज्वाइन करते हैं तो हमसे और आपसे सर्वे करवाता है। किसके लिए निकाला है? 14 से 18 साल के ग्रामीण बच्चों के लिए निकाला है कि उनका एजुकेशन का क्या स्टेटस है। तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ये हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। किस पेपर में कवर हो जाएगा? GS1 कंटेम्पररी इशू में। इस पे देखो इतना बढ़िया तुमको डेटा मिल गया कि अब एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, तुम प्रथम के एएसईआर को कोट करोगे और आंसर इतना सुंदर हो जाएगा कि एजुकेशन का कोई भी टॉपिक को तुम धुआं मचा के आ जाओगे। इसको पढ़ना, इस आर्टिकल को, और बाकी इसको हम डिस्कस तो करते ही करते हैं। ये सब पढ़ लेना जो भी तुमको पढ़ना होगा। पहला पेज उसका एक्सटेंशन है, चाहो तो पढ़ सकते हो। अब काटना स्टार्ट करो, है ना। ये केजरीवाल जी को पहना रहे हैं, ये वहाँ पे जा रहे हैं, ये प्रचार प्रसार लिखा हुआ है। सारा काटो, नॉनसेंस चीज़ है हम लोग के लिए, सारा नॉनसेंस चीज़ है। अब ये इनको हाईकोर्ट मना कर रहा है कि अब नफरत मत फैलाइए। यहाँ पर रामलला बन रहा है, ठीक है। देखो मोदी जी एकदम इसका प्राण प्रतिष्ठा कर ही देंगे। चलो, जीनोसाइड क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फालतू है, इसको रिपीट नहीं करना है। हम लोग बहुत ICZ के बारे में पढ़ चुके हैं। फालतू समय मजा नहीं लेना है कि अखबार कोई आदमी को तुम देखोगे कि हम 1.5 घंटा अखबार पढ़ते हैं। अरे भैया, तुम 6 घंटा एक आदमी इफेक्टिवली पढ़ेगा, उसमें तुमने 1.5 घंटा अखबार में दे दिया, तो तुम हमको बताओ कि मेंस कब करोगे तुम? जब बुढ़ा जाना तो अखबार ही पढ़ना, केवल मज़ा नहीं लेना है। कोई भी एग्जाम के लिए निकालने के लिए आपको सतही नॉलेज चाहिए। इस एग्जाम को निकालने के लिए उसमें PhD नहीं करना है। ये बहुत सुंदर आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़ना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको काटना। अब देखो, अब ये आर्टिकल पढ़ोगे कि देखो हस्बैंड वाइफ का कपड़ा पहन के जाके एग्जाम दे दिया, क्या प्यार है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जरूर पढ़ना। तो ये और ये दोनों मिक्स करके आज हम लोग एक एजुकेशन पर बहुत सुंदर एक अपना नोट्स तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब राम मंदिर चल रहा है, राम मंदिर चल रहा है। अब ये हिजाब चल रहा है,
ये सब काटते चलो। देखो डायरेक्टर साहब सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंस गए, हम पढ़ने में तो मज़ा आएगा ही कि क्या हुआ, पर कोई काम का नहीं है इसमें। हाँ देखो, कोई काम का नहीं है प्राण प्रतिष्ठा, कोई काम का नहीं है, ये सब हटाओ, ठीक है। ये तुम देखो यहाँ पर एक टर्म का जिक्र करेंगे, इस आर्टिकल को तुम पढ़ सकते हो। रेजोनेंस वाले तुम लोग को हम इकोनॉमिक्स पढ़ा ही रहे हैं, तुम लोग को जरूर पढ़ना चाहिए आर्टिकल को, बाकी हम लोग और इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो एक ये बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखो एक इन्होंने बात किया है कि जो गरीबी है उसका उन्मूलन के लिए सबसे इफेक्टिव कार्यक्रम क्या रहा है, तो मनरेगा है ना, वो बहुत इफेक्टिव कार्यक्रम रहा है। तो इसको एक ध्यान रखना। और जो पीडीएस सिस्टम है ना, गरीबों को अनाज देते हैं, उससे भी गरीबी का उन्मूलन बहुत हुआ है, ये इनका कहना है। यहाँ पर एक ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MDI, मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो इसको आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर तुम देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये टर्म यूज करेंगे मल्टी डायमेंशनल। इसमें देखना है ना, इस आर्टिकल को पढ़ना, उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं, तेंदुलकर कमेटी बनता है, रंगराजन कमेटी बनता है, रेजोनेंस वाले भी इसको हम लोग कवर करेंगे, मत घबराना। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कैलोरी पर डिस्कस करते हैं कि भाई अगर कोई 2000 कैलोरी उसको खाना मिल रहा है तो गरीब नहीं है, अगर 2000 से कम मिल रहा है तो मोटा मोटी गरीब है। इस तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं। पर दिस इज वेरी नैरो और द पैरोकियल माइंडसेट टू गेज दैट वन इज पुअर और नॉट। केवल कैलोरी और खाना तो नहीं डिटरमाइन करेगा ना कि कोई गरीब है कि नहीं। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पर तो डिस्कस कभी करते ही नहीं है। केवल पेट भरना इज नॉट एवरीथिंग। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP कहता है कि हम लोग गरीबी को किसी और तरीके से मापेंगे। वो गरीबी का मापने का तरीका ये होगा कि हम 10 इंडिकेटर पर सर्वे करेंगे। वो 10 इंडिकेटर क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हम 6 इंडिकेटर लेंगे, हेल्थ का 2 इंडिकेटर लेंगे, एडुकेशन का 2 इंडिकेटर लेंगे। जैसे कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम देखेंगे कि फलाना घर X, दिस हाउस इज हैविंग द एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, इसके पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है कि नहीं, इस घर के पास एक्सेस टू सैनिटेशन है कि नहीं, मतलब वॉशरूम की फैसिलिटी घर के अंदर है कि नहीं। फिर हम इसमें देखेंगे कि इसके पास एक्सेस टू सप्लाई वाटर है कि नहीं। तो हम इन पैरामीटर को इस तरह से, ये और 3 पैरामीटर को काउंट करता है, आपको रटना नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि घर में भाई पानी भी आता है, घर के अंदर बाथरूम भी है जिससे लोगों को बाहर शौच करने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, बिजली कनेक्शन है, मतलब अच्छा लाइफ चल रहा है। हेल्थ के केस में हम लोग उसको देखेंगे कि किसी देश में चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट कितना है, बच्चा कितना मर जा रहा है, प्रसव पैदा होने से पहले मर जा रहा है, बच्चा को कितना न्यूट्रिएंट युक्त खाना हम लोग दे रहे हैं। इस एजुकेशन में हम लोग ये देखेंगे कि कितना ये साल बच्चा स्कूलिंग सिस्टम में रहा है, कितना साल एजुकेशन किया है, कितना उसका अटेंडेंस रहा है। तब हम लोग ये डिसाइड करते हैं, UNDP ये डिसाइड करता है कि 2 पैरामीटर इसके हैं, 6 पैरामीटर इसके हैं, 2 पैरामीटर इसके हैं। फिर वो डिसाइड करेगा कि जो भी हाउस होल्ड, मानते हैं कि हाउस होल्ड नंबर ये है X है, अगर इस हाउस होल्ड के पास 10 में से 3 क्रिटेरिया फुलफिल करता है तो इसको हम गरीब नहीं मानेंगे। अगर मानते हैं कि 2 ही क्रिटेरिया फुलफिल करता है तो इस हाउस होल्ड को हम गरीब मानेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इट इज़ अ बेटर वे ऑफ गेजिंग दैट हु इज़ पुअर एंड हु इज़ नॉट? क्योंकि हम लोग जो गेज करते हैं केवल कैलोरीज पर गेज कर रहे हैं कि किसी को 2000 कैलोरी खाना मिला कि नहीं। 32 रुपया अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप अमीर हैं, है ना, इसको डिस्कस करेंगे। पर ये इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका कैसा है, घर में बिजली है कि नहीं, घर में पानी है कि नहीं, उसका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं, प्रसव की क्या स्थिति है। तो जिस घर में ऐसी स्थिति रहेगी उसको हम गरीब काउंट करेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज अ बेटर टर्म टू गेज, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट द न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ नॉट अबाउट द फूड, देयर इज मोर टू द लाइफ। पेट भरना ही जीवन नहीं है, वो तो कुत्ता भी पेट पाल लेता है ना। तो इसको याद रखना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स UNDP देता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारा। अब आगे जितना भी आर्टिकल है ना, ये सब प्रचार प्रसार है, ये सब कोई काम का नहीं। अब हम लोग बहुत मेंस के लिए देखते हैं कि सर मेन तो आप मेंस के लिए बताइए कि मेंस के लिए क्या फॉर्डर निकलेगा, है ना। अब देखो बहुत सुंदर है, GS1 में देखो इस पर क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ तुमको बता रहे हैं कि जब GS1 में क्वेश्चन आएगा तो जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी अब तुमको टॉपिक मिलेगा, कोई भी तुम क्वेश्चन हमको निकाल के दिखा दो, तुम यहाँ से जैसे फॉर्डर को इस्तेमाल करोगे तुम्हारा आंसर इतना खूबसूरत हो जाएगा कि मत कहो, है ना, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो इसको नोट्स बना लो मेंस के लिए, कोई भी एजुकेशन के टॉपिक पे इसको हम लोग
जब भी हम और आप बात करेंगे तो फैक्ट पर बात करेंगे। जब आप फैक्ट पर बात करेंगे तभी तो काम बन सकता है, नहीं तो अब हवा में बाजी करेंगे तो कैसे होगा। पहली बात AACR सर्वे के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद देखो AACR सर्वे जो है कौन देता है, NGO प्रथम देता है। सिटीजन्स लेड हाउसहोल्ड सर्वे है टू ट्रैक द लर्निंग आउटकम्स, कहां, तो ग्रामीण बच्चों का। कौन साल के, 14 से 18 साल के बच्चों के। ये जो 14 से 18 साल का उम्र है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया कैन रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर आप इस डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले जो बच्चे हैं, अगर आपने इनको अच्छा स्किल्स नहीं दिया, अच्छा एजुकेशन नहीं दिया, अच्छा हेल्थ नहीं दिया, तो वह दिन दूर नहीं है कि दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, है ना। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर कब बन जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपने उसको स्किल नहीं दिया, अगर आपने उसको एजुकेशन नहीं दिया, आपने उसको रोजगार नहीं दिया, आपने उसको अच्छा हेल्थ नहीं दिया, सरकार बर्बाद हो सकती है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो एक लाइन हमेशा याद रखना कि इफ़ वी आर नॉट स्किलिंग आवर यूथ, जो 14 से 18 साल का बच्चा है, इफ़ वी आर नॉट कन्वर्टिंग देम फ्रॉम द जॉब सीकर टू द जॉब गिवर, द डेज आर नॉट फार अवे व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर, है ना। एक लाइन अपना स्टार्ट रखना। तो हमको ये पता हो गया कि NGO प्रथम देता है। दूसरा पता हो गया कि सिटीजन्स, हम और आप जो वर्क करते हैं NGO में, सिटीजन्स जाकर घर घर में पता करते हैं, ग्रामीण बच्चों के लिए पता करते हैं, और उनका 14 से 18 साल का बच्चे टारगेट होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो AACR सर्वे है, इसका कुछ सिल्वर लाइनिंग होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा सब चीज़ खराब ही चल रहा होगा, कुछ अच्छा भी चल रहा होगा। अगर हम मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर का एक्सटर्नल पॉलिसी सब कचरा होगा, ग्रामीण पॉलिसी सब कचरा होगा। अगर सब चीज इतना कचरा है तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस देश की जनता इतना कचरा है कि इस व्यक्ति को चुन रही है। मनमोहन सिंह का हर पॉलिसी तो खराब नहीं होगा। अभी आपने देखा कि अभिजीत बनर्जी जो नोबेल लॉरेट है, वो कहते हैं कि मनरेगा एक अमृत कलश है गरीबी हटाने के लिए। तो हर व्यक्ति का हर पॉलिसी नहीं खराब हो सकता, हर सरकार का हर पॉलिसी नहीं खराब हो सकता, तो क्रिटिसिज्म पॉलिसी बेस्ड होना चाहिए। तो सिल्वर लाइनिंग AACR रिपोर्ट का क्या है, कह रहा है कि पहले लोग प्राइमरी एजुकेशन में तो रहते थे, पर प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ मूव नहीं कर पाते थे। पर यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन से सेकेंडरी एजुकेशन के जो मूवमेंट हो रहा है बहुत ही अच्छा है, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है। यह देश के लिए बहुत अच्छा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये है सिल्वर लाइनिंग कि पहले बच्चा कम साल स्कूल में बिताता था, अब मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कर रहा है, ज़्यादा दिन स्कूल में रह रहा है, तो ये अच्छा है उसके विकास के लिए। तो ये 2 सिल्वर लाइनिंग है आपका। तो प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, प्रॉब्लमेटिक एरिया ये है कि जो 25% से ज़्यादा जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो क्लास 2 का जो अक्षर है, मतलब नहीं आपको स्कूल में पढ़ाता होगा रीडिंग मारो, पैराग्राफ दे दिया, मैडम सो रही हैं, प्राइवेट स्कूल में भी होता है, मैडम सो रही हैं, बोलते रीडिंग मारो, और मैडम स्वेटर बिन रही हैं और तुम रीडिंग मार रहे हो। तो ये देखा गया कि 25% से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्लास 2 लेवल के भी रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, किताब का रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि लर्निंग आउटकम बहुत पुअर है बच्चों में, 14 से 18 साल के बच्चों में। दूसरा ये पाया गया कि 50% से ज़्यादा बच्चों में बेसिक अरिथमेटिक, जोड़, घटाव, भागा, ये भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक अरिथमेटिक नहीं अगर अच्छे से वो कर पाएंगे, तो अगर उनकी नींव कमजोर हो जाएगी तो क्या BPSC निकालेगा, क्या UPSC निकालेगा, उसका नींव ही कमजोर है। तो ये दोनों डेटा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा कि मात्र 6% बच्चे जो हैं, अगर 100 बच्चे टोटल हैं तो मात्र उसमें 6% 6 बच्चे जो हैं वो वोकेशनल ट्रेनिंग करता है। वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ भी हो सकता है, आप टेक्सटाइल का काम सीख सकते हो, आप ऑटोमोबाइल्स का काम सीख सकते हो, वोकेशनल लर्निंग तो होना ही चाहिए। अगर चाइना के केस में देखोगे तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम में इतना अच्छा रोजगार वगैरह इसलिए पैदा हो पा रहा है क्योंकि वो वोकेशनल ट्रेनिंग पर फोकस देता है। अगर लड़की है तो सिलाई कढ़ाई बिनाई सीख ले तो क्या दिक्कत है, मधुबनी पेंटिंग सीख ले तो क्या दिक्कत है। तो हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को नहीं दे रहे हैं। जब वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को नहीं देते हैं, ब्यूटिशियन का कोर्स कर ले तो क्या दिक्कत है, उसको एक रोजगार का साधन हो जाएगा। तो मात्र 100 में से 6 बच्चे जो हैं वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स करते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग को जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है उससे लिंक करने का हमारा दायित्व क्या है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 हुआ वो भी कहा कि हमें वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है भारत में 2020 में, वो किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी रंगन कमेटी, ऑप्शन नंबर बी DY चंद्रचूड़ कमेटी, ऑप्शन नंबर सी T राघवन कमेटी, ऑप्शन नंबर डी
नन। तो आप बताना कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आता है। तो ये तीनों डेटा आप याद रखोगे। जब भी आप इन डेटा को मेंशन करोगे अपने आंसर में, आपका आंसर बहुत ही फैक्चुअली रीच हो जाएगा और सामने वाला को लगेगा कि आदमी सतही बात नहीं करता है, इसके पास डेप्थ है। अब एजुकेशन का कोई भी टॉपिक तुम्हारे पास रहेगा, जितना लोग पब्लिक लिखेगा उससे तुम अच्छा आंसर लिख पाओगे, अगर ये तुम्हारे पास फैक्ट एंड फिगर है तो। ठीक है, हमको तो ये पता हो गया कि सर सिल्वर लाइनिंग क्या है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि ज़्यादा बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन में जा रहे हैं और ज़्यादा साल स्कूलिंग में हैं, जो कि अच्छी बात है। ये फैक्ट हमको एनजीओ के बारे में पता हो गया। प्रॉब्लमेटिक एरिया हमको पता हो गया कि 3 प्रॉब्लमेटिक एरिया है। अब इसी को एक्सटेंड करके 4 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, पर 3 हमको बस पता होना चाहिए, फिर नहीं तो बात तो बना ही लेंगे हम लोग। अब देखो क्या करने की ज़रूरत है। पहला हम लोग ये देखते हैं कि नियरली अगर 100 घर है तो 100 घर में 95 घर के पास आप मोटा मोटी देखोगे, या मोर देन 90 घर कह लो, कुछ कुछ रिपोर्ट में 89% भी कह रहा है कि 89% है, या 90%, अप्रोक्सीमेटली 90% तो मान लो कि नियरली 95% हाउस होल्ड में मोबाइल फ़ोन है बच्चों के पास। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर मोबाइल फ़ोन है बच्चों के पास, इसका मतलब कि इंटरनेट कनेक्शन भी है बच्चों के पास। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ उनको डिजिटल लर्निंग के थ्रू दे दें, जैसे कोई गांव मंदार पर्वत जमुई में और बांका में कोई बच्चा है और हम यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमसे कनेक्टेड है, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन जो है बहुत बड़ा आज के डेट में एक इनेबलर के रूप में काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि बच्चों को इनेबलर इसलिए भी काम कर सकता है कि 95% हाउस होल्ड के पास मोबाइल फ़ोन है। जब मोबाइल फ़ोन है उन बच्चों के पास, तो आप उसको डिजिटली एजुकेट कर दीजिए, क्वालिटी कंटेंट उसको देना स्टार्ट करिए। कैसे क्वालिटी कंटेंट देंगे? पहला बात यह है कि ये जो सर्वे है, यह ग्रामीण बच्चों का सर्वे है, रूरल हाउस होल्ड का सर्वे है। तो ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको अपना पिताजी का खेती में भी हाथ बटाना पड़ता है, उनके हाउस होल्ड कोरस में भी हाथ बटाना पड़ता है। तो भाई हो सकता है वो स्कूल नहीं जा पाए। अब मम्मी बोली कि भाई हमको थोड़ा सा खाना बनवाने में मदद कर दो, तो बेटी खाना बनवाने में रह गई, स्कूल नहीं जा पाई। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको तो ये पता है कि 100 में से 95 घर के पास मोबाइल है, तो हम लोग ओपन स्कूलिंग सिस्टम लेकर आ जाएं। ओपन स्कूलिंग सिस्टम में हमको तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा कि भाई 4 महीना बाद तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, ये तुम्हारा सिलेबस है, ये तुम्हारा कंटेंट है और यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ा हुआ है। वो लड़की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वीडियो को देख लेगी, ओपन स्कूलिंग से वो पास भी कर जाएगी। चूँकि मैक्सिमम 95% घरों में मोबाइल है, उस मोबाइल का इस्तेमाल करके हम उसको क्वालिटी वीडियो दे सकते हैं उस सब्जेक्ट का। उस सब्जेक्ट को वो अपने हिसाब से, आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस लड़की को या लड़का को, कि भाई उसको पता है कि वो गरीब घर का लड़का है, तो उसकी जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं, उसके कंधे पर बोझ ज़्यादा है। तो ये हो सकता है कि 10 से 6 स्कूल वो नहीं जा पाए, हो सकता है वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जा पाए, पर यह सर्वे बताता है कि उसके घर में फ़ोन तो है। अगर उसके पास फ़ोन है तो उसके यूट्यूब पर वीडियो हम अवेलेबल करा दें कि बाबू 6 महीना बाद तुम्हारा एग्जाम है, ये 10 वीडियो तुमको करना, और उस 10 वीडियो को आसानी से करके एग्जाम दे लेगा और पास कर लेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गांव के बच्चे हैं उनका घर अपने आप में एक लेबोरेटरी है। कैसे? भाई तुमको फिशरी सीखना है, वो तालाब में जाके मछली मार रहा है। तुमको इन्वायरमेंट सीखना है, वो इन्वायरमेंट को जी रहा है। तुमको एग्रीकल्चर सीखना है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, जैद क्रॉप रटना है कि जुलाई में उसको सो करते हैं और कब हार्वेस्ट करते हैं, उसके जबान पर है, क्योंकि वो नज़र से देख रहा है। तुमको ये पता रटना पड़ेगा कि राइस को इज़ अ वाटर गजलिंग क्रॉप, उसको पता है कि राइस में पानी ज़्यादा खोजता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड, ये सब चीज़ घर में उसका लेबोरेटरी बना हुआ है। वाई नॉट टू स्किल देम ऑन दिस पैरामीटर्स? उसको फिशरी का कोर्स यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल करा दो और बोलो कि भाई फिशरी का तुम ये 50 वीडियो है, ये 50 वीडियो तुम करोगे, एक एग्जाम को तुमको पास करना पड़ेगा, उस एग्जाम को तुम पास कर लोगे तो भारत सरकार तुमको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि तुम सर्टिफाइड हो गए, और फिर तुम गौ पालन करो, मछली पालन करो, खूब अच्छा स्कोप है। तो हमने क्या कर दिया? एक मोबाइल के थ्रू उसको हमने स्किल कर दिया। उसको हमने क्या प्रदान किया? उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान किया, क्योंकि उस पर जिम्मेवारियों का बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने आपको ये लिखा है कि नियरली 95% of the students have the mobile phone in their home, so it is better to provide them with flexible education system through open schooling। तो पहला कीवर्ड ओपन स्कूलिंग हमको प्रोवाइड करना चाहिए, उस पर उसको सुदृढ़ व्यवस्था को करने की जरूरत है। दूसरा, since most of the children have the smartphones, then why not to train them in the field of agriculture, fisheries, etc. through the use of the smartphone by making a customized educational course that has flexibility ingrained in it। हम एग्रीकल्चर पर उसको कोर्स दे, फिशरीज पर कोर्स दे, है ना, उसको डेयरी पर कोर्स दे, उसको
कढ़ाई बुनाई पर कोर्स दें और फिर उसको ओपन स्कूलिंग के थ्रू उसको हम सर्टिफिकेट भी दे देंगे. इट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड दैट दिस कोर्सेज विल इल रिजल्ट एज दिस रूरल स्टूडेंट्स होम इटसेल्फ इज अ लेबोरेटरी फॉर एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, फिशरीज एंड डेयरी. उसको पता है कि गाय के खाना में चोकर डालना पड़ेगा, उसको पता है कि गाय अगर है तो जो घर का वेस्ट है उसको इकट्ठा नाद में करना पड़ेगा, उसमें कुछ अनाज मिलाकर उसको मिक्स करके देना पड़ेगा. उसको पता है कि जब अगर कुछ जो लग जाता है, पैरासाइट लग जाता है, तो उसको कैसे निकाल के उसको जलाना पड़ेगा. वो ट्रेंड है क्योंकि घर ही उसका लेबोरेटरी है. इस तरह से हम स्किल कर सकते हैं. अब एजुकेशन पे कोई भी टॉपिक आएगा, यकीन मानो कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई PYQ उठा लो, बहुत सुंदर आंसर लिख पाओगे. उम्मीद करते हैं कि तुमको पसंद आया होगा. नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है. देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट. साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित.